हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई का सभी अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। बच्चों, ये जो वीडियो चल रहा है वो आपको भारती भवन बुक से रिलेटेड चल रहा है और इसका सीरीज यानी इस बुक में जितने भी आंसर क्वेश्चंस दिए गए चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर अंत तक के, तो ये सभी आपको कवर कराए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो क्रम से देखें और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप आंसर क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका उत्तर। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहेगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो चलो क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से। क्वेश्चन फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे अति लघुतरीय। फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था। तो इसका सही जवाब होगा, ये जो देखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि कोशिका को जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा क्योंकि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए कोशिकाओं को जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा कोशिका भित्ति केंद्रक में पाया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कौन से कोशिकांग सक्रिय स्थान है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। तो इसका सही जवाब होगा राइबोसोम। तो इसका सही जवाब राइबोसोम ही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कहा है लवक कहाँ पाए जाते हैं। तो लवक कहाँ पाए जाते हैं, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कोशिका के किन्हीं 2 अंगकों के नाम लिखें जिनमें डीएनए पाया जाता है। तो कोशिका के वो कौन से 2 अंगक हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा और यहाँ पे वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, या उसका एक और नाम है प्लास्टिड। तो ध्यान रखेंगे लवक, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है। तो भोजन का जो संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है। यानी कहने का इसका मतलब है कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में डिफरेंस क्या है। तो इसका सही जवाब होगा कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी एवं पारगम्य में होती है, जबकि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो ये दोनों डिफरेंस देखें कि जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो बनेगी वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यही दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन 11 में चलते हैं। तो 11 में हम लोगों से पूछा गया है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं, इसलिए इसको हम लोग झिल्ली, पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम है वो किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है। तो गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है।
तो ल्यूकोप्लास्ट कौन सा कार्य करता है? तो ये खाद्य संचय का कार्य करता है। खाद्य संचय कहने का मतलब जो भोजन है उसको ये स्टोर करता है, जमा करता है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतःप्रद्रवयी जालिका कितने प्रकार की होती हैं? अंतःप्रद्रवयी जो जालिका हैं वो कौन कौन है या कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 2 प्रकार के। और ये दोनों कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो इसको उत्तर ज़रूर से दे देना कमेंट सेक्शन में। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है? यानी जीन का वाहक है वो कौन सा कोशिकीय रचना है? तो इसका सही जवाब होगा गुणसूत्र। गुणसूत्र ही है जो जीन वाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? यानी क्रोमैटिन का जो धागा है वो कब बदल जाता है क्रोमोसोम में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागा है वो क्रोमोसोम की तरह दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 में पूछा है जीन किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। यहाँ पे जिंगत लिखा गया, ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पे डीएनए के क्रियात्मक जो खंड है उसी को हम लोग जीन कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है कि क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? तो देखो क्रोमोसोम का निर्माण जनरली जो होता है वो गुणसूत्र पर ही आधारित होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डीएनए तथा प्रोटीन। ठीक है ना, डीएनए तथा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो होता है विसरण के द्वारा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विसरण। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के द्वारा होता है? तो जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो परासरण के द्वारा और साथ में स्टोमाटा, ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब स्टोमाटा के द्वारा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पौधों के मूल रोम द्वारा अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? यानी किसका अवशोषण? तो जल का अवशोषण। पौधों में मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रासरण क्रिया का उपयोग होता है। ध्यान रखेंगे मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो इसका सही जवाब होगा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जीवों का शरीर। तो इसका सही जवाब होगा कोशिकाओं से मिलकर। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोगों से पूछा गया है बहुकोशिकीय जीवों का विकास एवं कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? यानी बहुकोशीय जो जीव होते हैं उनका विकास एक कोशिका से दूसरे कोशिका में किस प्रकार से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका विभाजन क्रिया के द्वारा ऐसा होता है। जैसे ही कोशिका विभाजन की क्रिया होती है तो बहुकोशीय जीव का विकास एक कोशिका से दूसरे कोशिका के रूप में हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दें जो अपना आकार बदलती रहती है। यानी कहने का इसका मतलब है कि वह कौन सा एक कोशीय जीव है जो अपना आकार हमेशा बदलते रहती है, वह एक जैसा नहीं रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीबा या कह सकते हैं एक कोशीय जीव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करते हैं? तो जीवों का जो शरीर होता है उसमें कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो शरीर के आकार पे, जैसा शरीर का आकार होता है उसमें कोशिकाओं की संख्या उसी प्रकार से होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्स शुल्ज ने बताया था केंद्रक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? कहने का इसका मतलब यह है
कि जो नई कोशिका का निर्माण हो रहा है वो मौजूद, यानी जो पहले से कोशिका हमारे शरीर में या जीव के शरीर में उपलब्ध है उसी के द्वारा बनता है। ये किसने बताया था? तो ये बताने वाला व्यक्ति बिरचो था। इसका सही जवाब होगा बिरचो। चलते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में हमसे पूछा गया है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, यानी कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक का जो सम्मिलित रूप है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। चलते क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया यहाँ पे कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है, और ये आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेलुलोज के कारण। कोशिका भित्ति सेलुलोज के कारण क्या होती है? कड़ी होती है और निर्जीव भी होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती हैं? तो अभी से पहले हमने क्वेश्चंस में इसको रिपीट कर दिया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इसका सही जवाब होगा 2 प्रकार के। चलते क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि गुच्छों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो गुच्छों में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम लोग पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः हम लोग डेक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्टियोसोम कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाले जो झिल्ली होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे जिले लिखा गया, यहाँ पे झिल्ली होगा, ठीक है ना। झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसको जो हम लोग कहते हैं वो टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसका सही जवाब होगा टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों के द्वारा होता है? ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों के द्वारा होता है? तो वो जो छिद्र है उन्हें हम लोग कोशिका छिद्र कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कोशिका छिद्रों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? तो जो क्रोमैटिन जालिका है वो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आरएनए का जो संश्लेषण होता है वो केंद्रिका में होता है। आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि आरएनए का पूरा नाम क्या है। चलते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 में पूछा गया है क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? वो कौन सा स्थान है जहाँ पे क्रोमोसोम और क्रोमैटिड्स दोनों संयोजित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंट्रोमियर। क्या उसको बोलेंगे? सेंट्रोमियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 में पूछा गया है क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसे हम लोग टेलोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलोमियर बोलते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 में पूछा गया है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 या 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 में पूछा गया है कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? तो कोशिका का जो आकार एवं आकृति होती है वो होती है कार्यों के अनुसार, यानी जैसे ही आप जिस तरीके से कार्य करेंगे उस तरीके के कोशिका का आकार एवं आकृति बनती है। चलते क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 में पूछा गया है रंगीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो रंगीन या श्वेत प्लास्टिड को हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो नलिकाओं के समूह को हम लोग कुंडिकाओं या सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडिकाओं या सिस्टर्नी।
क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के भीतर जो तरल युक्त गुहा है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। चलते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 में पूछा गया है किस संरचना के अभाव से वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका झिल्ली के अभाव में, यानी कोशिका झिल्ली के अभाव के कारण जो सजीवों का लक्षण है वो परिलक्षित नहीं हो पाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है कि फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं। तो फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले जो प्लास्टिड है उनको हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो इस तरीके से हमने 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। अगले वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय और दूसरे चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। तो इस तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये वीडियो दूसरों के लिए आप लोग उपयोगी समझ रहे हैं तो शेयर भी ज़रूर से ज़रूर कर दें।